नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी। जब आप अकाउंट्स में आगे पढ़ेंगे तो कई बार ये वर्ड्स यूज होंगे, मींस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये वर्ड यूज होंगे और बार बार जब तक आप अकाउंटिंग के साथ हैं लाइफ टाइम अब ये वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं सर? कैपिटल का नाम आता है, रेवेन्यू का नाम आता है, एक्सपेंसेस का नाम आता है, इनकम का नाम आता है, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये सारे टर्म्स अब आपके सामने आएंगे। जैसे देखिए पहला क्या है, ट्रांजैक्शन क्या होता है वो देखेंगे, एंटिटी का क्या मतलब है वो देखेंगे, एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज का क्या मतलब निकलता है, कैपिटल, ड्रॉइंग, सेल्स, परचेज, गुड्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस, कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दैट्स इट। ये मेजर टर्म्स हैं जो आप अकाउंट्स पढ़ने से पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत एटलीस्ट फैमिलियर होना चाहिए। आगे चलेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले उन वर्ड्स को तो समझ लें जो बार बार यूज होंगे, कंफ्यूजन ना हो। जैसे सबसे पहले आएगा ट्रांजेक्शन। जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट, यस एट दैट टाइम वी विल डिस्कस इट इन डिटेल मैनर, बट राइट नाउ मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ ट्रांजेक्शन क्या होता है। और ट्रांजेक्शन वर्ड्स यूज किया है क्योंकि हमारे सामने दो वर्ड्स यूज होंगे, पहला होगा ट्रांजेक्शन एंड द सेकंड वन इज योर एंटिटी इवेंट्स, सॉरी, पहला होगा ट्रांजेक्शन और दूसरा होगा इवेंट्स। ये ट्रांजेक्शन क्या होते हैं और ये इवेंट्स क्या होते हैं, कोई भी बता सकता है तो बताओ, मैं बोलूं? एक गाना सुना होगा, कौन सा, मैं तो साइकिल से जा था, तो ये ट्रांजेक्शन एक इवेंट है। मैं तो भेलपूरी खा रहा था, ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट है? तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये क्या है, ट्रांजेक्शन है या इवेंट? और लौटते समय मैं गिर गया साइकिल से, बताओ ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट? चेहरा दिखाओ पीछे से, थोड़ा उधर हो जाओ। अच्छा, मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये क्या है? ना, ये भी इवेंट है ना, ये भी तो इवेंट है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरी फर्स्ट एड की, उसने मुझसे 500 रुपए मांगे, अब आए लाइन पे गलत बोलकर, ये इवेंट। मैंने उसको 500 रुपए दिए, अब ये अभी भी इवेंट और मैं घर आ गया दांत दिखाते हुए, हाँ ये भी इवेंट ट्रांजेक्शन्स में था। था था पहले तो दिमाग में ये सेट कर लो कि सारी चीजें इवेंट होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज इवेंट फर्स्ट, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरीथिंग इज इवेंट without having any doubt. But yes, out of them, some items or something are transactions. उसमें से हमें ट्रांजेक्शन्स को निकालना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन वो होते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में टर्म कर सकते हैं, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाएं। पर्सनल खातों की बात नहीं कर रहा, पर्सनल नेचर की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रांजेक्शन की बात यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, पूरे सब्जेक्ट की बात हो रही है अकाउंट्स मेंटेन करने, किसके अकाउंट्स मेंटेन करने में? अपने पर्सनल नहीं सर, हमारे बिजनेस के। किसके? हमारे बिजनेस के, उनके अकाउंट्स मेंटेन करने, एंटिटी के करने, जो बिजनेस चल रहा है उसके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने। तो हम एक फर्म, एंटिटी, कंसर्न की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में।
उस कंसर्न से रिलेटेड उन इवेंट्स में से ट्रांजैक्शंस अलग करने पड़ेंगे। तो जब डॉक्टर साहब ने हमको फर्स्ट एड की और हमसे 500 रुपए मांगा, यस, ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांजैक्शन, बट यस, only in those cases where these transactions are occurred for business purposes, जिसके लिए हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। बात समझ में? तो हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को अलग करते हैं। मैंने माल खरीदा, इट्स एन इवेंट, बट यस, इट्स अ ट्रांजैक्शन टू। ये इवेंट तो है ही है, ट्रांजैक्शन भी। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि बिजनेस में रखेंगे, हिसाब रखेंगे और इसको मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। इट मींस एन इवेंट, देखो ना साफ साफ लिखा है, इट मींस एन इवेंट। of business activity which involves exchange of money or money's worth। क्या कॉल आई है क्या किसी की? फोन पे कोई बात नहीं करेगा। क्लास छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैग उठाएं। देखिए, मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज, तो जब हम बिजनेस से रिलेटेड किसी ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करते हैं, मींस हमारे पास कई तरह के इवेंट्स हो गए, उसमें से हमें 2, 3, 4 चीजों को निकालना है। कई इवेंट्स हो गए, किनको हम निकालेंगे, किनको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? द इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वो इवेंट जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आगे चल सकते हैं? तो आगे से तुम लोग को इवेंट्स और ट्रांजैक्शन में फर्क समझ में आ जाएगा। इवेंट सारी चीजें होती हैं, उनमें से हमको ट्रांजैक्शंस को निकालना पड़ता है। तो जब भी इवेंट और ट्रांजैक्शंस की बात आएगी तो तुम लोग ये जरूर बोलोगे, all the things are event first, all the things are events first, yes, all the transactions are not, all the transactions are event but all the events are not transaction। ठीक है ना? इसको ऐसे बोल्ड कर सकते हो। एंटिटी क्या होती है? जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम अपने आप को आइडेंटिटी मानते हैं, एक अलग एंटिटी मानते हैं, एक पर्सन मानते हैं, एक कंसर्न मानते हैं। हम उसी के बुक्स में अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। हम प्रॉफिट या लॉस किसका देखने जा रहे हैं? एक एंटिटी। अब चाहे वो मैं अकेला ही क्यों ना हो, मेरा पार्टनरशिप फर्म क्यों ना हो, या मेरी कंपनी या कोई ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। इज इट क्लियर? एसेट्स क्या होती हैं? दो चीजें बनाओगे फ्यूचर में, तुम लोग दो चीजें सीखोगे। देखो इधर, फ्यूचर में दो चीजें देखोगे, एक होता है पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द सेकंड वन इज बैलेंस शीट। इसी को हम ट्रेडिंग एंड पीएल बोल सकते हैं। अभी हमने कुछ नहीं बताया, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल एंड द सेकंड वन इज बैलेंस शीट। इन्हीं दोनों से आपको अपने बिजनेस की रिजल्ट पता चलते हैं। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड पीएल बताएगा। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड पीएल बताएगा। ये हमारा रिजल्ट है। बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट बताती है कि हमने कहां-कहां से पैसे इकट्ठे किए और कहां-कहां मैंने उनको अप्लाई किया। बात समझ में? या बोल सकते हो हमको किनको पैसा वापस लौटाना है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और हमने कहां-कहां इस पैसे को यूज किया, किन-किन जगहों पर एसेट्स लगाई। बात समझ में आया? कहां-कहां इन्वेस्ट किया वो एसेट्स। बात समझ में? नॉर्मली हम इस बैलेंस शीट को कहते हैं ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है नॉर्मली। अभी तुम लोग नए हो, केवल इतना थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाओ, दैट इज ओके। तो अगर हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, इफ वी आर नीडेड टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, these two statements are important, these two things are important. The first one, trading and PL, which will show you the exact profit or loss situation of your concern. In the same way, there is a balance sheet which will show you how the balances are to be received and what the balances are to be paid. कितने किससे पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज हैं, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, ये हमें बताएगा कौन? बैलेंस शीट।
नाम ही है बैलेंसेस का स्टेटमेंट, बैलेंस की एक शीट। इज इट क्लियर? तो ये हमें बताएगा। तो अगर मैं कहूं एसेट्स, तो एसेट्स वो चीजें होती हैं, ढंग से सुनना, मेरे लिए ये एसेट है, ये एसेट है, ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, ये कैमरा और ये लैपटॉप मेरे लिए एसेट है, क्योंकि हम इनसे कमा रहे हैं, कमा रहे थे और कमाएंगे। जिस पर तुम लोग बैठे हो वो मेरे लिए एसेट है, उससे हम कमा रहे थे, कमा रहे हैं और कमाएंगे। ये जो पंखा चल रहा है ये मेरे लिए एसेट अच्छा है, इससे हम कमा रहे, बात समझ में आई? वो बंदा जो मेरे लिए बाहर बैठा है वो हमारे लिए एसेट। ह्यूमन एसेट्स को अभी किनारे रखा है, ठीक है ना, ह्यूमन पावर को अभी थोड़ा किनारे दिया, वो लेबर है, हम लेबर है, हम लेबर है। जो आदमी इसके लिए काम करता है वो लेबर हो। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम लोग भी क्या हो, नहीं हो, क्योंकि तुम लोग पैसे के लिए अभी नहीं कर रहे। लता मंगेशकर क्या थी, अमिताभ बच्चन क्या है, लेबर। इकोनॉमिक्स के टर्म में देखो तो सारे लेबर है। तुम्हारे पापा क्या है, जाकर बोल मत देना मम्मी से लेबर आ रहे घर पे, खाना तैयार रखो। पापा लेबर ही करके आ रहे हैं, क्यों, लेबर ही होते, हम भी लेबर ही है। तो कहने का मतलब ये है, सुनो इधर, एसेट्स क्या होती है, एसेट का मतलब होता है जिनसे हम फ्यूचर में कमा सकेंगे, कोई ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में कमा कर देगी, कोई ऐसा रिसोर्स जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। बात समझ में? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है वो मेरे लिए लॉस है, मेरे लिए एक्सपेंस है। मैं ट्रेवलिंग करके आया, मुझे डीलिंग करनी थी एक बहुत बड़ी, एसेट खरीद मतलब डीलिंग करनी थी। मैंने कहा चलो अपना सप्लायर सेट करके आते हैं दूसरे शहर में। मैं गया 4 शहर घूम करके आया, सप्लायर सेट करके आया, मैंने 20,000 रुपए खर्च कर दिया जर्नी में। तो ये एसेट है नहीं, ये पैसा किसी काम का है ही नहीं ना, गया सो गया, गया सो गया, ये फ्यूचर में मुझे कुछ नहीं देने वाला। क्या देगा? हाँ बोलो। अकाउंट्स में हर वो चीज जाएगी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, ये भी जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं ये एसेट है या नहीं है? इट्स नॉट एन एसेट, क्योंकि इससे फ्यूचर में नहीं कमाएंगे, इससे जो बेनिफिट लेना था ले चुके। किसी लेबर को हम सैलरी देते हैं, स्टाफ को सैलरी देते हैं, जो पैसा उससे फायदा कमाना था वो ले चुके हैं, तभी हम उससे सैलरी दे रहे हैं। अब जो सैलरी वो लेगा वो अगले महीने लेगा, लेकिन जो सैलरी ले चुका है अभी, उससे हम फ्यूचर में क्या कमाएंगे? हम चाय पीना था, चाय पी लिए, लेकिन चाय पीने के बाद फिर थकना शुरू हो गए। चाय तब पिए थे जब हम थक चुके थे, मेरी बात समझना। तो हमने चाय पी, वो तो अब हमको कोई फायदा नहीं देगी ना, हमको केवल मेंटेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हमें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगा। अब चाय पीने के 10 मिनट बाद हम फिर थक गए, फिर चाय की तरफ आ गए, क्या करें बताओ? बात समझ में आई? एसेट्स क्या होती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट, ये फर्नीचर में कई साल से प्रॉफिट दे रहा है और आगे भी देगा, ये पंखा हमें प्रॉफिट दे रहा था, दे रहा है और ये प्रॉफिट देगा, या नया फर्नीचर है, नया पंखा है, तो ये फ्यूचर में हमको बेनिफिट्स देंगे। तुम लोग के सामने फर्नीचर बन रहा है, बाहर बन रहा है ना, टेबल और बेंच, वो इसलिए वो हमको क्या फ्यूचर में बेनिफिट देगा? हाँ, इसीलिए तैयार हो रहा है। अब बात समझ, ये बिल्डिंग ये हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो वो हमारे लिए एसेट्स। कोई भी खर्चा जो हमारा एसेट्स नहीं है वो हमारा एक्सपेंस है या लॉस है कि नहीं? पक्की बात है। लायबिलिटीज की बात करते हैं।
बेसिकली लायबिलिटीज का नाम आते ही आपके सामने दो चीजें आएंगी। वैसे हम लोग जब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट में इसके बाद वाले चैप्टर में, तो उस समय वो और चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेकिन बस इतना ही समझ लो, लायबिलिटीज मींस डेट। डेट यानी जिनसे मैंने पैसा ले रखा है, जिनको हमें पैसा वापस लौटाना है, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। अब चाहे वो मैंने बैंक से लोन लिया हो, चाहे दोस्तों से लोन लिया हो, रिलेटिव से लोन लिया हो, या किसी से उधार माल खरीदा हो, उसको तो पैसा लौटाना है। बात समझ में आई? पक्की बात है। कैपिटल क्या होता है? बेसिकली जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, या स्टार्ट करने की सोचते हैं, या स्टार्ट हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मेरा ये बिजनेस चल रहा है, आई नीड कैपिटल बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सपेंड दिस बिजनेस। मैं इस बिजनेस को और जगहों पर फैलाना चाहता हूँ, इसकी नई ब्रांचेस और न्यू यूनिट्स ओपन करना चाहता हूँ, मुझे और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हाँ या मैं नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ, क्या फोकट में खुल जाएगा नया बिजनेस? इट रिक्वायर्स फंड, इट रिक्वायर्स फंड। और जो फंड हम अपनी जेब से लगाएंगे वो हमारे लिए कैपिटल है। जो फंड हम अपने दोस्तों से लेकर लगाएंगे वो मेरे लिए लायबिलिटी है, लोन है। जो हम बैंक से लेकर लगाएंगे बिजनेस में वो भी लोन है, लायबिलिटी है। अब बात समझ में आई? तो कैपिटल क्या होती है? जो हम अपनी ओन पॉकेट से लगाते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। अब चाहे वो पैसा मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो ना, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, जमीन खरीदने, चलो छोड़ देते हैं उसकी, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तो मुझे चाहिए थी बिल्डिंग, मैंने घर को ही यूज कर लिया तो एक तरह से कैपिटल लगी ना, घर लगा ना। अच्छा, मुझे फर्नीचर चाहिए था, घर का ही फर्नीचर यूज कर लिया, है कि नहीं? तो फर्नीचर आखिर लगा ना, कैपिटल की तरह यूज हो गया ना, वो मेरी ही अपनी अमाउंट लग रही है ना। कुछ कैश था जेब में 25-50 लाख, उसको मैंने उस बिजनेस में लगा दिया। प्लांट एंड मशीनरी वो भी कैपिटल है। तो जो मैंने अपनी बिल्डिंग लगाई, जो मैंने अपना फर्नीचर लगाया, जो मैंने अपना कैश लगाया, ऑल दीज थिंग्स आर द कैपिटल, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में अपने लिए लगाया। ड्राइंग, पैसा लगा दिए बिजनेस में। बिजनेस क्यों कर रहे थे? मैं टॉफी बनाने का काम कर रहा था। क्या? टॉफी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था। मैं टॉफी बनाता और बेचता हूँ, टॉफी बनाता हूँ और बेचता हूँ। क्या मैं टॉफी नहीं खा सकता? क्या मेरे बच्चे टॉफी कभी ना खाएंगे? पर्सनल यूज है कि नहीं? अच्छा, वो ड्राइंग है, वो क्या है? ड्राइंग है। मैंने उस टॉफी के बिजनेस से 5 लाख रुपए कमाए। उसमें से घर से फोन आया, आते समय सब्जी लेते आना। घर से फोन आया, पापा स्कूल की फीस लेते आना। अगले दिन फोन आया, पापा चॉकलेट लेते आना, टॉफी खा खाकर मन भर गया है। खाने में भी कभी कभी टॉफी खा लेते हैं कि नहीं? आज हमारे लिए कुछ और लेते आना, पिज्जा लेते आना। कभी मेहमान आ जाते हैं, कहते हैं चलो। कभी सड़क पर दोस्त मिल जाते हैं। ये सब खर्चा हो रहा है ना मेरा, तो क्या हम बिजनेस के पैसे से खर्च करेंगे? और कहां से करेंगे? और कौन सा साधन है? किसी का चोरी करके थोड़ी कि वो नहीं निकाल सकते पैसा। अगर बिजनेस में लगाया ही इसीलिए था कि बिजनेस से हम और कमा सके और उससे हम अपने लोगों को सैलरी दे सके, उनका घर चल सके, हमारा भले ना चले। अच्छा, अपना भी तो चलाना है। तो अगर हमको अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है तो कहां से दें? इसी बिजनेस के पैसे को निकाल करके देंगे। चॉकलेट देना है बच्चों को, कहां से दें? इसी में से। उनके ट्यूशन फीस देनी है, कहां से दें? यहीं से देंगे। घर में सब्जी ले जानी है तो क्या करें? तो ये पैसा घर में जा रहा है, ये कहलाता है ड्राइंग। पर्सनल यूज में जब आप बिजनेस के अमाउंट को यूज करते हो, चाहे बिजनेस का सामान हो, स्टॉक हो, या बिजनेस का कैश हो, जब आप अपने पर्सनल यूज में उसको लेना शुरू कर देते हो तो दैट इज नोन एज ड्राइंग। हिंदी में कहते हैं आहरण। सेल्स, जब भी सेल्स का वर्ड आएगा, परचेस का वर्ड आएगा, तो ध्यान देना, सेल का मतलब हम अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं। स्टॉक को हमने माल खरीदा होगा, उसको हम बेचेंगे,
फर्नीचर मैंने ये वाला खरीदा है, इसको भी ये तो यूज कर रहे हैं ना, ये तो हमें फ्यूचर में फायदा देगा ना। जबकि जो मैंने माल खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, उसको तो हम बेचने के लिए खरीदे। मेरा काम है लैपटॉप को खरीदना और बेचना, तो मैंने 100 लैपटॉप खरीद लिए, तो 100 लैपटॉप में बेचने के लिए खरीद रहा हूं ना, वो मेरे लिए स्टॉक, वो मेरे लिए। लेकिन अगर मेरा काम लैपटॉप को खरीदना और बेचना है और मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो क्या मैं फर्नीचर बेचने के लिए खरीद रहा हूं क्या? इसका मतलब वो मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, वो मेरे लिए एसेट है। बात समझ में आई? तो जिस चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूं, अभी और आगे डिटेल में इसमें भी थोड़ी माइन्यूट चीजें समझ में आएंगी, पहले अभी ऊपर ऊपर का ऑपरेशन करते हैं। तो जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं, दैट ऑल थिंग्स आर स्टॉक। और जब खरीदते हैं तो वो स्टॉक परचेज है, और जब वही स्टॉक बेचते हैं तो वही चीज सेल होती है। तो जो परचेज किया उसको सेल करेंगे। तो नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सामान खरीदा जाता है उसको परचेज, और जिसको बेचा जाता है उसको सेल का नाम देते हैं, चाहे वो स्टॉक आए या स्टॉक जाए। मैंने ये पेन बेचने के लिए खरीदी, तो जब ये पेन खरीदी तो मेरे पास स्टॉक आ गया, इसको नाम देंगे परचेज। और यही पेन जब हम बेचेंगे तो स्टॉक निकल गया, तो इसी को हम नाम देंगे सेल। इज इट क्लियर? क्योंकि ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का आइटम है। कौन सा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? नॉर्मली रेवेन्यू का मतलब जब हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाते हैं तो हम उसको कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं? अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। जैसे इस समय हम आपको रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आपको पढ़ा करके, क्योंकि आप हमें फीस दोगे, तो ये मेरी रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू है ना। आप, मेरा काम है लैपटॉप खरीद करके लैपटॉप बेचना, तो जब हम लैपटॉप खरीदते हैं या बेचते हैं, ये रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू नेचर के हो गए। डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, एक चैप्टर आएगा पूरा। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि रेवेन्यू का मतलब यहां पर इनकम से है, यहां पर इनकम से, यहां पर इनकम से, अर्नड बाय सेलिंग, यानी जिसको हम कमा रहे हैं सेल करके, जो नॉर्मल आइटम है। पेन का बिजनेस है, पेन बेच करके अगर हम कमा रहे हैं, दिस इज रेवेन्यू। इस बिजनेस हमारा लैपटॉप का है, लैपटॉप बेच करके जो कमा रहे हैं, दैट इज माय रेवेन्यू। मेरा काम आपको पढ़ा रहा है, तो जो फीस हम अर्न कर रहे हैं, दैट इज माय रेवेन्यू। अब बात समझ में आया? एक्सपेंस क्या होते हैं? इन चीजों को कमाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है। मान लो रेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, इंटरनेट चार्जेस हो गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, डेंटिंग एंड पेंटिंग का खर्चा हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स का खर्चा हो गया, टी एंड रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा हो गया, क्लीनिंग का खर्चा हो गया। हे भगवान, खर्च पे वो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्च करना जरूरी होता है। तो दीज आर नोन एज एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर को भी छोड़ दे रहे हैं। प्रॉफिट और गेन की बात करते हैं और लॉस की बात करते हैं। फिलहाल गेन को छोड़ देते हैं, केवल अब प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। कुछ चीजें धीरे धीरे करके आएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा प्रॉफिट, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम होगा लॉस। हो गया? पक्का? दो चीजें, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इन सब में फर्क होता है। लेंडर्स एंड बोरोवर्स, लेंडर्स जिन्होंने हमें लोन दिया, लोन दिया ना, कोई सामान मैंने खरीदा नहीं उनसे, उन्होंने पैसा दे दिया, ये लो पैसा, अपना बिजनेस करो। दे आर द लेंडर्स। जैसे बैंक हो गई, दोस्त हो गया, उससे मुझे कुछ लोन दे दिया,
वो लेंडर्स है, वो एक तरह से मेरे लिए लायबिलिटी। क्लियर? बोरोवर्स, जिनको मैंने पैसा दिया है, जिनको मैंने पैसा दिया है, वो बोरोवर्स हैं, जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है। मैंने उनको सामान नहीं बेचा है, मैंने उनको कर्ज दिया, पैसा दिया। दे आर द बोरोवर्स। इनसे पैसा मुझे वापस लेना है, तो ये मेरे लिए एसेट है, और इनको मुझे पैसा वापस करना है, तो दीज आर द लायबिलिटीज। यस और नो? क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने उधार माल खरीदा। क्या किया? उधार माल खरीदा। अगर आप उधार पर माल खरीदते हैं तो वो तो ऐसे ही फ्री में दे रहा है आपको, पैसा तो लेगा नहीं, लेगा ना। दे आर नोन एज क्रेडिटर्स। उनको भी मुझे पैसा देना है, मुझे पैसा इनको भी देना है, लेकिन इनसे मैंने कैश लिया था, कैश देंगे, इंटरेस्ट लेंगे वो लोग हमसे। क्रेडिटर्स, उन्होंने हमें माल बेचा है, वो हमसे पैसा लेंगे, वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स और लेंडर्स दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, डेटर्स, जिनको मैंने उधार माल बेचा है, उनसे पैसा लेंगे। दो जगहों से पैसा आएगा, जिनको मैंने उधार पैसा दिया उनसे भी पैसा मिलेगा, जिनको मैंने उधार माल बेचा है उनसे भी कैश मिलेगा। पक्का ना? तो डेटर्स, जिनको मैंने उधार माल बेचा, दे आर रिप्रेजेंटेड एज डेटर्स। जिनको मैंने कैश दिया है लोन की तरह, एज अ लोन, दे आर द बोरोवर्स, दे आर आल्सो एसेट टू मी। तो डेटर्स और बोरोवर्स दोनों मेरे लिए एसेट हैं, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों मेरे लिए लायबिलिटीज हैं। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स आर नॉट योर लेंडर्स और बोरोवर्स, दे आर क्वाइट डिफरेंट। डेटर्स, जिनको मैंने उधार माल सेल किया है क्रेडिट पर। क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने उधार माल परचेज किया है। इज इट क्लियर? पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। चैप्टर इज ओवर। ये वो टर्म्स थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक, अब इसमें दो तीन पॉइंट आपके छूटे हैं, जैसे एक्सपेंडिचर मैंने छोड़ दिया, गेन मैंने छोड़ दिया, एक और वर्ड छोड़ा मैंने, एक्सपेंडिचर, गेन और कंटिजेंट लायबिलिटी, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब आएंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है ना? ये धीरे धीरे सब आएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछें, नहीं तो ये सब डंडन।